हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आजकल हम क्लास 12 फिजिक्स का 9th चैप्टर कर रहे हैं, जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और इसमें हम अपने सेकेंड पार्ट को कर रहे हैं, जिसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिकी यंत्र। इसमें हमने पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी प्रकाशिकी यंत्र पढ़ा, जिसे हम ह्यूमन आई कहते हैं। आज हमारा दूसरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो माइक्रोस्कोप होता क्या है? ऐसा प्रकाशिकी यंत्र जो सूक्ष्म चीजों को देखने में सहायता प्रदान करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप भी दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है और दूसरा हमारा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले हम सरल सूक्ष्मदर्शी ही पढ़ेंगे। इससे पहले इस टॉपिक में एक और टॉपिक हम करेंगे, जिसका नाम होगा दर्शन कोण। यदि आपको दर्शन कोण समझ में आएगा, तभी आगे का टॉपिक भी समझ में आएगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को अंत तक देखिए। यदि समझ में आए और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना हेडिंग लगाएंगे हम दर्शन कोण, जिसे हम इंग्लिश में विजुअल एंगल कहते हैं। तो ये होगा हमारा दर्शन कोण, दर्शन कोण, जिसे हम इंग्लिश में विजुअल एंगल कहते हैं। तो विजुअल एंगल क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण को ही हम दर्शन कोण कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण दर्शन कोण कहलाता है। दर्शन कोण कहलाता है। ठीक है, यानी कोई भी वस्तु जितना बड़ा कोण बनाती है, जितना बड़ा दर्शन कोण बनाएगी, वस्तु उतनी ही अधिक बड़ी दिखाई देती है, और जितना छोटा कोण बनाएगी दर्शन कोण, उतने ही वो छोटा दिखाई देगा। आप देखते होंगे कि जैसे कोई दूर स्थित वस्तु है तो हमें छोटी दिखाई देती है, और वही वस्तु नज़दीक जाने पर बड़ी हो जाती है। तो इसे कैसे समझेंगे? आप देखिए, यदि हमारे पास एक अक्ष है और समान आकार का एक वस्तु है, जैसे ए बी वस्तु यहाँ पर है। यदि इस वस्तु को, इतने ही लंबाई के वस्तु को हम यहाँ से देखें तो यह वस्तु कितने अंश का कोण बनाएगी? इतना कोण बनाएगी, इतना छोटा कोण बनाएगी। और अगर इतनी ही आकृति का इतनी ही लंबाई का एक वस्तु हम यहाँ पर रख दें तो यह जो कोण बनाएगा वो पहले कोण की अपेक्षा बड़ा कोण बनाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर नेत्र हम लगाएं, ठीक है, तो ये बड़ा कोण होगा, यानी नज़दीक स्थित जो वस्तु होता है वो बड़ा दर्शन कोण बनाता है। सपोज आप इसे बीटा मान लें और इससे पहले को अल्फा मान लें। यह वस्तु हमारा ए बी है और यह भी समान ही आकार का है, तो इसे हम ए डैश बी डैश भी कह सकते हैं। तो इस तरह से बड़ा दर्शन कोण बनाएगा तो बड़ा वस्तु दिखाई देगा, और अगर छोटा दर्शन कोण बनाएगा तो छोटा वस्तु दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम दर्शन कोण को समझ सकते हैं। अब हम समझेंगे प्रकाशिकी यंत्र की आवर्धन क्षमता। किसी भी प्रकाशिकी यंत्र की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग लगाते हैं। हमारा ये पहला टॉपिक था और दूसरा यहाँ पर टॉपिक होगा प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये हमारा हेडिंग होगा। अब किसी भी प्रकाशिकी यंत्र की जो आवर्धन क्षमता होती है, प्रकाशिकी यंत्र द्वारा अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण तथा बिना प्रकाशिकी यंत्र के नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण के अनुपात को ही हम प्रकाशिकी यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं।
तो चलिए इसे लिख भी लेते हैं, फिर समझते हैं। तो अंतिम लिखते हैं, अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, या ऐसे लिखें, हाँ, बना दर्शन कोण, बने दर्शन कोण तथा बिना प्रकाशिक यंत्र, बिना प्रकाशिक यंत्र, यहाँ ये भी लिख लेते हैं प्रकाशिक यंत्र द्वारा, ये चीज लिख लेते हैं, प्रकाशिक यंत्र द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण तथा बिना प्रकाशिक यंत्र के नेत्र पर बने दर्शन कोण, बने दर्शन कोण के अनुपात को प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता M कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो बिना नेत्र के दर्शन कोण बनता है उसे अल्फा कहते हैं, और यहाँ पर ये लिख लेते हैं दर्शन कोण जो प्रतिबिंब द्वारा है वो बीटा कहते हैं। तो इस तरह से हम इस टॉपिक को समझेंगे, यानी प्रकाशिक यंत्र द्वारा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण बीटा तथा बिना प्रकाशिक यंत्र के नेत्र पर बने दर्शन कोण अल्फा के अनुपात को प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता M कहते हैं। अब इस तरह से एक हमें फॉर्मूला मिल जाएगा, M बराबर बीटा अपॉन अल्फा। तो ये होती है प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता। तो बहुत ही आसान है, इसे आप समझ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अपना अगला टॉपिक यानी सरल सूक्ष्मदर्शी शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सरल सूक्ष्मदर्शी, जिसे हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है, इसकी डिज़ाइन कैसी होती है, फिर इसके किरण आरेख के बारे में समझेंगे। देखिए, जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है वह एक गोलाकार छल्ले के बीच में एक उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। जैसा आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स में देखते होंगे कि एक हैंडल के द्वारा बना हुआ एक लेंस लगा होता है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, इस टाइप का, ठीक है, एक ऐसे छल्ला होता है और इसमें क्या होता है, एक लेंस लगा होता है। ठीक है, इस छल्ले में क्या होता है, एक लेंस इस तरह से कसा होता है और साथ में यहाँ पर एक हैंडल लगा होता है। ठीक है, इस हैंडल, यहाँ पर एक हैंडल लगा होता है जिसके द्वारा हम वस्तु को देखते हैं, और यह इसमें जो लगा होता है एक उत्तल लेंस, क्या लगा होता है, उत्तल लेंस। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस एक गोलाकार छल्ले के बीच में कसा होता है, जिसे एक हैंडल के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, जिसमें साथ में एक हैंडल भी लगा होता है, ऐसा कह सकते हैं। अब किया क्या जाता है, जब हमें सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किसी वस्तु को देखना होता है तो वस्तु को हम लेंस के फोकस तथा उसके प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखते हैं। तो यहाँ पर इस बात को लिख भी लेते हैं। इसमें एक उत्तल लेंस लगा होता है
होता है तथा वस्तु को प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच रखते हैं। फोकस के बीच रखते हैं, जिससे वस्तु का बड़ा सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, इसका किरण आरेख सबसे पहले समझना होगा। ठीक है, कैसे समझेंगे? इससे पहले क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं उत्तल लेंस इस तरह होगा, और हमने बताया ये आपका F1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये आपका इससे समान दूरी पर ही ये प्रकाशिक केंद्र C है, और इससे समान दूरी पर ही यहाँ पर क्या होगा, इसका दूसरा फोकस F2 होगा। यदि वस्तु को इसके बीच में रखा जाता है फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के, ये हमने पहले भी बता दिया, ये वस्तु है आपका AB। यहाँ से चलने वाली समांतर प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, द्वितीय फोकस से होकर जाती है, और दूसरी प्रकाश किरण क्या होती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधे निकल जाती है। इन दोनों प्रकाश किरणों के बीच दूरियां लगातार बढ़ती ही जाएंगी, इसलिए इन प्रकाश की किरणों को हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ अगर बढ़ाएं तो दोनों प्रकाश की किरणें किसी दूसरे बिंदु से आती हुई नजर आती हैं, और यदि ऐसा यहाँ पर स्थित कोई प्रेक्षक यानी व्यक्ति है अगर देख रहा है तो दोनों प्रकाश किरणें यहाँ कहीं से नजर आएंगी। सपोज ये A डैश है, तो A डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब A डैश B डैश ही वस्तु का आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होगा। अब यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे कि वस्तु की दूरी को U से दर्शाते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या करते हैं, V से दर्शाते हैं, और फोकस दूरी को क्या F से दर्शाएंगे। यहाँ पर F लिख सकते हैं पॉजिटिव इधर के लिए। अब आप देखिए, हमें क्या करना है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। तो आप यहाँ पर बनाएंगे सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं बीटा अपॉन क्या होता है, अल्फा। अब हमें बीटा और अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो बीटा क्या होता है, जो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा वस्तु पर नेत्र पर बनाया गया कोण, जो लेंस पर बना रहा है वही नेत्र पर भी माना जाएगा। तो यहाँ पर हम यह कोण लेंगे आपका बीटा, और दूसरा कोण जो अल्फा होगा वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा बनाए गए नेत्र प्रदर्शन कोण के। तो नेत्र पर जो कोण बनाएगा वो बिना प्रकाशिक यंत्र का होना चाहिए, वही कोण अल्फा होगा। तो बिना प्रकाशिक यंत्र के जो कोण नेत्र पर बनेगा उसके लिए हम यहाँ पर वस्तु मान लीजिए AB यहाँ है और अब प्रकाशिक यंत्र नहीं लगा हुआ है, लेंस नहीं लगा हुआ है, तब उस समय ये जो कोण बनाएगा इसे हम क्या लेंगे, अल्फा लेंगे, और इस दूरी को हम मान लेते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D है, और ये ले लेंगे। सपोज ये E है, यहाँ पर नेत्र है, ठीक है, तो यहाँ पर देखना है। अब हम क्या करेंगे, बीटा और अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, यदि बीटा तथा अल्फा सूक्ष्म हो तब हम कह सकते हैं कि बीटा बराबर क्या होगा, tan बीटा के, यानी जो कोण होता है tan बीटा, यह अनुपात को छोड़ दिया जाएगा, केवल बीटा की वैल्यू भी ले सकते हैं। तो tan बीटा बराबर होता है हमारा लंब बटा आधार।
तो बीटा क्या है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, यानी यह प्रतिबिंब जो कोण बना रहा है यहाँ पर वही कोण यह वस्तु भी बना रहा है बीटा। तो हम इस त्रिभुज को लेंगे ए बी सी में, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए बी बटे यहाँ पर इससे इसका आधार यानी बी सी, ठीक है। या आप इसे लिख सकते हैं ए बी बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए विपरीत दिशा में नापा गया है इसलिए हम माइनस यू ले सकते हैं। इसी प्रकार आप क्या ले सकते हैं, अल्फा के लिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा tan अल्फा, और tan अल्फा बराबर फिर से हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब क्या है आपका ए बी और बटे आधार क्या है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये है हमारा माइनस डी। अब अल्फा तथा बीटा का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखते हैं, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए। तो यहाँ पर लिखिएगा अल्फा तथा बीटा के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब रख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए m बराबर हमारा हो जाएगा बीटा की वैल्यू, देखिए यहाँ पर है ए बी और बटे क्या हो जाएगा माइनस यू। अब इसके बटे क्या होगा, अल्फा की वैल्यू ए बी बटा माइनस डी, तो हम इसका गुणा कर सकते हैं यहाँ पर माइनस डी अपॉन ए बी। तो देखिए ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m बराबर हमारा आ जाएगा डी अपॉन यू। तो यहाँ पर अब इसे यहाँ पर रखते हैं, इसे देखिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं, चाहे तो d मल्टीप्लाई 1 अपॉन यू भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि अब हम लेंस के सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और वहां से 1/u की वैल्यू निकाल कर इस वाली इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर आप चाहें इसे समीकरण नंबर 2 मान लें, तो अब यहाँ पर लिखते हैं लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। तो लेंस का सूत्र होता है हमारा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ। यहाँ पर हम उचित चिन्हों का प्रयोग करें अगर तो क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे उचित चिन्ह लेने पर, उचित चिन्ह लेने पर यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा, देखिए v कहाँ पर बना हुआ है इस साइड में माइनस वी, माइनस यहाँ पर 1 बटा क्या बचेगा माइनस यू लिखना होगा बराबर 1 बटा क्या होगा f। यहाँ से देखिए आप सॉल्व कर दीजिए इसे, ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या आपका 1 बटा यू, ये माइनस 1 बटा वी है, इसको इधर ले जाएं तो ये हमारा हो जाएगा 1 बटा माइनस वी है, इधर हो जाएगा प्लस 1 बटा वी, और ये हमारा हो जाएगा प्लस तो है ही 1 बटा एफ। तो अब ये क्या करेंगे 1 बटा यहाँ पर लिखेंगे 1 बटा यू का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका m बराबर यहाँ पर है आपका d और इन ब्रैकेट 1 अपॉन यू की वैल्यू है 1 अपॉन वी और प्लस हो जाएगा 1 अपॉन एफ। तो यह तो आपका एक मेन फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, या आप इसे और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ये हो जाएगा m बराबर d का अंदर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा d अपॉन v और प्लस d अपॉन क्या हो जाएगा f। तो एक तो यह आपका फॉर्मूला हो जाएगा बेसिक फॉर्मूला। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ विशेष स्थितियां लेंगे, ठीक है। तो विशेष स्थिति के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं यदि प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो हम कह सकते हैं v बराबर हमारा हो जाएगा d के, और ऐसी स्थिति में हमारा जो m का मान होगा, देखिए जब v की जगह पे आप d रख देंगे तो d से d कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस d अपॉन f।
तो एक फॉर्मूला ये हो जाएगा जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा। और दूसरी स्थिति हम ले रहे हैं यदि प्रतिबिंब जो है यहाँ पर प्रतिबिंब v इज इक्वल क्या हो इनफाइनाइट, यदि प्रतिबिंब कहाँ पर बने अनंत पर बने तो उस स्थिति में क्या होगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा m बराबर d अपॉन यहाँ पर हो जाएगा अनंत इनफाइनाइट और प्लस d अपॉन क्या हो जाएगा f। अब आप देखिए ये मान है अनंत का, अनंत का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या का अगर भाग आप d में दे देंगे तो शून्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसको हम हटा देंगे, अब हमारा ये वैल्यू आ जाएगा m बराबर d अपॉन f। ठीक है, तो ये हमारा एक और फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, ये कंडीशन है कि यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो ये फॉर्मूला यूज करना है, और अगर अनंत पर प्रतिबिंब बने तो इस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे। यहां से एक बात स्पष्ट ये हो जाती है कि यदि किसी सरल सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी छोटी होगी तो आवर्धन क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। यदि फोकस दूरी बढ़ेगी तो आवर्धन क्षमता क्या होगी, कम हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाइएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।